Hello students, good morning. Welcome to your social studies class. So today we are going to start first chapter of civics on page number 270, power sharing, chapter number 13. सो पावर शेयरिंग मीन्स क्या होता है? पावर को आप डिफरेंट ऑर्गन्स के बीच में या ऑर्गेनाइजेशंस के बीच में जैसे आप शेयर करते हो, डिस्ट्रीब्यूट करते हो, दैट इज़ पावर शेयरिंग। की सारी पावर किसी एक पर्टिकुलर के हाथ में नहीं होनी चाहिए। सो व्हेन द पावर डज नॉट वेस्ट ओनली इन वन ऑर्गन बट शेयर्ड अमंग द ऑर्गन्स, इट इज़ नोन एज पावर शेयरिंग। पावर किसी एक सिंगल पर्सन के हाथ में या सिंगल अथॉरिटी के हाथ में ना होकर के जब वो डिफरेंट ऑर्गन्स में डिवाइडेड होती है, देन इट इज़ नोन एज पावर शेयरिंग। डेमोक्रेसी में पावर कैसे डिवाइडेड होती है? बिटवीन लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। Who were the legislature? The legislature is concerned with passing of laws, controlling the finances of the state, deliberating on matters of public importance. Now the who were the executive? लेजिस्लेचर कौन होते हैं? जो कि किसी लॉ को पास करते हैं, कंट्रोल करते हैं फाइनेंसेस ऑफ द स्टेट्स एक्सेट्रा। एग्जीक्यूटिव कौन होते हैं? जो इम्प्लीमेंट्स करते हैं ये सारी पॉलिसीज़ की एंड एग्जीक्यूट द लॉ मेड बाय लेजिस्लेटिव बॉडीज़। और जितने भी लॉज एंड रेगुलेशंस लेजिस्लेटिव बॉडी बना रही है उसको एग्जीक्यूट करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं कि उस लॉ का लोग फॉलो कर रहे हैं या नहीं। एंड द थर्ड इज़ जुडिशरी। The judiciary is concerned with the interpretation of the laws and has the power to punish those who commit crimes or break the law. जुडिशरी कौन होता है? इनके पास ये पावर होती है कि जो भी किसी लॉ को या रूल को ब्रेक कर रहा है तो इनके पास ये पावर होती है कि उसको पनिश कर सकें जो भी लॉ को ब्रेक कर रहा है। सो अथॉरिटी पनिश करने की किसके पास है? जुडिशरी के पास है। सेकेंड इज़ पावर इज शेयर्ड अमंग गवर्नमेंट एज डिफरेंट लेवल। सबसे पहले आपने देखा कि पावर जो है डिफरेंट ऑर्गन्स में कैसे डिवाइड होती है। डिफरेंट ऑर्गन्स कौन कौन से हैं? लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। अब पावर डिफरेंट लेवल्स पे भी डिस्ट्रीब्यूट होती है between one central or general government for the entire country and various regional and state government at the sub-national level। जैसे आपने देखा होगा कोई एक फेडरल गवर्नमेंट होती है या जनरल गवर्नमेंट होती है पूरी कंट्री के लिए, और फिर स्टेट वाइज गवर्नमेंट भी होती है जो कि स्टेट अपनी उस स्टेट के बारे में कोई भी डिसीजन ले सकती है। नेक्स्ट इज़ पावर इज शेयर्ड अमंग वेरियस सोशल ग्रुप्स। उसके बाद पावर जो है डिफरेंट सोशल ग्रुप्स के बीच में भी डिवाइडेड होती है। जैसे दीज ग्रुप्स आर बेस्ड ऑन रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक लाइंस। ये रीजनल बेसिस पे, रिलीजियस बेसिस पे भी हो सकते हैं ये सारे ग्रुप्स, और लिंग्विस्टिक लैंग्वेज के बेसिस पे भी ये ग्रुप्स हो सकते हैं। लाइक कम्युनिटी गवर्नमेंट। कम्युनिटी गवर्नमेंट क्या हो जाएगी कि जिस जगह पे जो लोग की जो भी रिलीजन है या जो भी लैंग्वेज है उसकी बेसिस पे छोटे छोटे जो ग्रुप्स बनते हैं उनकी वेलफेयर के लिए, दैट इज़ नोन एज सोशल ग्रुप्स। एंड द लास्ट इज पावर इज शेयर्ड अमंग वेरियस पॉलिटिकल पार्टीज़। सो पावर डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़ में कैसे डिवाइडेड होती है ये आप सबको पता है। सो यहाँ पे अब हम केस स्टडी करेंगे एंड द फर्स्ट इज़ बेल्जियम। बेल्जियम की यहाँ पे हम केस स्टडी देखेंगे। बेल्जियम इज़ अ स्मॉल फेडरल स्टेट इन वेस्टर्न यूरोप हैविंग कॉम्प्लेक्स एथनिक कॉम्पोजिशन। बेल्जियम एक बहुत ही स्मॉल स्टेट है वेस्टर्न यूरोप में। यहाँ की जो एथनिक कॉम्पोजिशन है वो बहुत कॉम्प्लेक्स है। लाइक द माइनॉरिटी फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी 40%। जो यहाँ की माइनॉरिटी फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी है वो 40% है। रिलेटिवली रिच एंड पावरफुल वाइल द डच स्पीकिंग कम्युनिटी 59%। जो 40% लोग हैं फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी के वो बहुत रिच हैं और पावरफुल हैं। जो डच स्पीकिंग लोग हैं वो 59% हैं, लेकिन वो उतने ज़्यादा रिच और पावरफुल नहीं हैं बट एजुकेटेड बहुत ज़्यादा हैं। The minority French speaking community was relatively rich and
powerful. This made the Dutch-speaking community angry, who got the benefit of economic development and education much later. इसकी वजह से जो सोसाइटी है वहाँ की या जो बेल्जियम के जो लोग हैं उनके बीच में डिफरेंसेस होते हैं, क्योंकि जो रिच क्लास है, जो रिच वहाँ की सोसाइटी है, उनको ज़्यादा बेनिफिट मिलता है इन कंपैरिजन टू डच स्पीकिंग कम्युनिटी. आप पोर्शन वाइज देखेंगे तो फ्रेंच स्पीकिंग लोग कम है, 40% है, डच स्पीकिंग 59 है, बट चूँकि 40% जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा रिच है और पावरफुल हैं, इसलिए सारे बेनिफिट उन्हीं को दिए जाते हैं, जिसकी वजह से जो डच स्पीकिंग लोग हैं, जो 59% लोग हैं जिनको ये सारे बेनिफिट्स नहीं मिल रहे हैं, उनमें बहुत ज़्यादा एंगर है, जो ये डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है इसलिए. ओके, नाउ द नेक्स्ट इज accommodation in Belgium. The Belgium leaders took a different path by recognizing the existence of regional differences and cultural diversities of the country. So जो बेल्जियम के जो लीडर्स थे उन्होंने एक डिफरेंट पाथ चूज़ किया. ये जो प्रॉब्लम्स थी फ्रेंच स्पीकिंग और डच स्पीकिंग की, उसको सॉल्व करने के लिए कुछ मेजर्स लिए गए. कौन कौन से थे वो? जैसे कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है या जो गवर्नमेंट है उसमें डच और फ्रेंच दोनों स्पीकिंग मिनिस्टर्स शेल बी इक्वल इन द सेंट्रल गवर्नमेंट. गवर्नमेंट में कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी पार्टीज़ फॉर्म हो रही हैं उसमें दोनों ही ग्रुप के मेंबर्स इक्वल प्रोपोर्शन में होने चाहिए. फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर्स भी होने चाहिए और डच स्पीकिंग मिनिस्टर्स भी होने चाहिए. किसी के कम या ज़्यादा नहीं होने चाहिए. ना ही कोई सिंगल कम्युनिटी कोई भी डिसीजन को अकेले ले सकती है. जो भी डिसीजन लिया जाएगा वो सबके साथ मिल कर के इक्वली डिस्कस करके तब लिया जाएगा. किसी के पास सिंगल हैंडेड ये पावर नहीं है कि वो कोई भी डिसीजन खुद से अकेले ले सके. The state government are not subordinate to the central government. More power of the central government has been given to the state government of the two regions of the country. Central government के पास में उतनी पावर्स नहीं दी जाएंगी, स्टेट गवर्नमेंट के पास में पावर्स रहेंगी. जो भी जिस स्टेट का है उन गवर्नमेंट को वो पावर दी जाएगी कि वो वहाँ के लोगों को देखते हुए, वहाँ की चीज़ों और प्रॉब्लम्स को समझते हुए वहाँ की डिसीजन ले सकें. Now next is Sri Lanka. Sri Lanka is an island nation of the Indian Ocean. Sri Lanka भी एक island nation है इंडियन ओशन में. यहाँ पे भी सेम प्रॉब्लम है. लाइक 74% सिन्हलाज हैं और 18% तामिल्स हैं. तामिल्स हैव 2 सब ग्रुप. श्रीलंका में 2 ग्रुप हैं. पहले सिन्हलाज हैं 74% और दूसरे हैं 18% तामिल्स. अब तामिल्स के 2 सब ग्रुप हैं. श्रीलंकन तामिल्स हैं और इंडियन तामिल्स हैं. श्रीलंकन तामिल्स वो हैं जो वहीं के हैं और इंडियन तामिल्स वो हैं जो यहाँ से इंडिया से माइग्रेट होकर वहाँ जाके रह रहे हैं. मेजॉरिटी इन कम्युनिटी. Majoritism is a concept which signifies a belief that the majority community should be able to rule a country in which way it want by disregarding the wishes and needs of the minority. Majoritism क्या है? ये ऐसा concept है जिसमें जिस भी कम्युनिटी के पास में मेजॉरिटी ज़्यादा होगी वो ही रूल कर पाएगा, वो जैसे चाहे वैसे अथॉरिटी कर पाएगा, कंट्रोल कर पाएगा. माइनॉरिटी का इसमें कोई भी किसी भी तरीके से इंटरफेरेंस नहीं रहेगा. सारी पावर, सारी अथॉरिटी किसके हाथ में रहेगी? सिर्फ मेजॉरिटी के पास में. When Sri Lanka became independent in 1948, the leaders of Sinhala community established dominance over government by virtue of their majority. इसी तरीके से इसी बेसिस पे श्रीलंका में जब इंडिपेंडेंस मिली इन 1948, सो सिन्हला लीडर्स ने क्या डिसाइड किया कि जिसके पास मेजॉरिटी ज़्यादा है, जिस कम्युनिटी के पास मेजॉरिटी ज़्यादा है, उनको ही रूल करने का मौका दिया जाएगा इन कंपैरिजन टू माइनॉरिटी. मींस सिन्हलाज
वहाँ की जो कम्युनिटी थी उसकी मेजॉरिटी 74% थी। सो उनका ये मानना था कि मेजॉरिटी को ही कंट्रोल देना चाहिए किसी भी अथॉरिटी को रूल करने का। नेक्स्ट इज़ द स्ट्रगल ऑफ श्रीलंकन तमिल्स। लेकिन ये सारी चीज़ें जो वहाँ के लोगों को में चली आ रही थी कि गवर्नमेंट को ऐसे डोमिनेंस करके कि मेजॉरिटी के बेसिस पे ही रूल होना चाहिए, ये धीरे धीरे ख़त्म होने लगी, क्योंकि सिन्हलाज और तमिल कम्युनिटी के बीच में बहुत एक वॉर लाइक सिचुएशन हो गई थी। क्योंकि जो भी डिसीजन सिन्हला के थ्रू लिए जा रहे थे वो लोग मानने से इनकार कर रहे थे, वो नहीं उसको फॉलो करना चाह रहे थे, जिसकी वजह से कुछ स्ट्रगल हुई। Like the Sri Lankan Tamils launched parties and struggle for the recognition of Tamil as an official language. जो श्रीलंकन तमिल्स थे उन्होंने कुछ पार्टीज़ लॉन्च की, फॉर्म की और स्ट्रगल स्टार्ट की कि उनकी तमिल लैंग्वेज को भी ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर किया जाए। द डिमांडेड रीजनल ऑटोनॉमी एंड इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन सेकुलर सिक्योरिंग एजुकेशन एंड जॉब्स। उनकी डिमांड थी कि जो जॉब्स हैं या एजुकेशन सेक्टर्स हैं वहाँ पे इक्वालिटी होनी चाहिए। मींस जितनी सीट्स या जितनी भी चीज़ें हैं जो आप सिन्हलास को प्रोवाइड कर रहे हैं तो इक्वली मैनर में आप तमिल्स को भी कीजिए। द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द टू कम्युनिटीज सून टर्न इनटू अ सिविल वॉर। और ये जो कॉन्फ्लिक्ट था धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते एक सिविल वॉर में कन्वर्ट हो गया। सिविल वॉर का रिजल्ट क्या था? इन किलिंग ऑफ थाउजेंड ऑफ पीपल ऑफ बोथ द कम्युनिटीज़, जिसमें दोनों कम्युनिटीज़ के बहुत सारे लोग मारे गए। दिस सिविल वॉर ऑल्सो कॉज्ड द टेरेबल सेटबैक टू द सोशल, कल्चरल एंड इकोनॉमिक्स लाइफ ऑफ द कंट्री। सो कंक्लूजन इसका क्या निकला? इन बेल्जियम द लीडर्स हैव रियलाइज्ड दैट द यूनिटी ऑफ द कंट्री इज़ पॉसिबल ओनली बाय द रिस्पेक्टिंग द फीलिंग्स एंड इंटरेस्ट ऑफ द डिफरेंट कम्युनिटीज़ एंड रीजन्स। कंक्लूजन से आप क्या समझोगे कि बेल्जियम में लोगों ने क्या डिसाइड किया? बेल्जियम में लीडर्स ने ये रियलाइज़ कर लिया कि जो कंट्री की यूनिटी है, जो पीस है, वो किस में है कि हम सारी कम्युनिटीज़ के फीलिंग्स को रिस्पेक्ट करें, फॉलो करें, रीजन्स जो हैं उसमें प्रॉपर किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन नहीं करते हुए सबको इक्वली ट्रीटमेंट दें। श्रीलंका के क्या था? Sri Lanka shows us a contrasting example. It shows us that if a majority community wants to force its dominance over other and refuse to share power, it can undermine the unity of country. श्रीलंका से आप क्या सीखते हो कि श्रीलंका में जो मेजॉरिटी कम्युनिटी थी, अगर वो चाह रही है कि वो फोर्सफुली डोमिनेट कर सके किसी अदर कम्युनिटी को, जो पावर है वो सिर्फ खुद ही यूज़ करे, किसी और को देने से मना कर दे, सो यूनिटी उस जगह पे नहीं हो सकती है, पीस उस जगह पे नहीं हो सकती है। नेक्स्ट इज़ नीड फॉर पावर शेयरिंग। दिस वी विल स्टार्ट इन आवर नेक्स्ट क्लास।